शादी होने के बाद जो वीमेन रहते हैं अपनी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं खो देते हैं। एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा ही हो जाती है। लड़की को मायके में कितना कनेक्ट होना चाहिए, मेहमान की तरह रहना चाहिए। पार्टनर को चेंज करने में लगे रहते हैं या फिर खुद को इम्प्रूव करना वो ज्यादा बेहतर। पार्टनर चेंज करना इज नॉट अ सॉल्यूशन। अपने अंदर भी चेंजेस करके देखिए। मुझे अपनी पत्नी से प्यार नहीं हुआ, मैं उनसे रिश्ता निभा रहा हूँ। प्यार है, प्यार में आप थप्पड़ लगा दोगे तो एक हद तक तो भाएगा, फिर दूसरे हद तक वो भारी लगेगा। रिलेशन में रिस्पेक्ट है, इससे आप जिंदगी आराम से निकाल सकते हो। आज के टाइम में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत ज्यादा हो रहा है। जरूरी नहीं है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जिनके हो रहे हैं वो बाहर सिर्फ अपनी प्यास फिजिकल नीड को पूरा कर रहे हैं, नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हैंडी क्रंच पॉडकास्ट। मैं हूं आपका दोस्त हरीश। आज का पॉडकास्ट हम बात करेंगे शादी, रिलेशनशिप, बच्चों को कैसे परवरिश देना चाहिए, एक पिता एक पुत्र में किस तरीके का रिलेशन, कैसे उनको हैंडल करना चाहिए, किस तरीके से उनकी परवरिश करना चाहिए। इन सब बातों में कैसे लोगों को एक टॉक्सिक माहौल में, फैमिली में, कंबाइंड फैमिली में कैसे क्या चीज़ें अच्छी होती हैं, क्या उसमें नेगेटिव चीज़ें होती हैं, इन सब विषयों पे हम बात करेंगे। आज हमारी स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़ी हैं। आज की हमारी स्पेशल गेस्ट हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच रीना शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है रीना शर्मा जी। थैंक यू सर, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। कैसी हैं मैम? बस बढ़िया एज यूजुअल। लोगों को गाइड करते करते बहुत एनर्जी है और अपने अंदर मोटिवेशन फील करती हूँ, प्राउड फील करती हूँ एक्चुअली। मोटिवेशन से मैं पहले पूछूंगा कि मैम मोटिवेशन, बहुत सारे ऐसे मोटिवेशन कोच होते हैं, ये अपने अंदर कहाँ से मोटिवेशन लाते हैं कि खुद को मोटिवेट कैसे करते हैं? खुद को मोटिवेट करने के लिए कोई एक चीज की जरूरत नहीं होती है। आपके घर का एटमॉस्फेयर किस तरह का है, आप किन लोगों के बीच में हैं, उनसे आपको कैसी वाइब्स आती हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मेरी फैमिली किस तरह की है, और सबसे बेसिक पॉइंट जो मेरी अपब्रिंगिंग है वो किस उसमें हुई है, मैं किस माहौल में पली हूँ, बड़ी हूँ, तो एक आता है उससे। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ। स्पिरिचुअल इन द सेंस, मेरा ये नहीं है कि मैं मतलब भगवान है, मैं बहुत पूजा करती हूँ, नो। पूजा आप कितनी कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, आपको उन पर कितना ट्रस्ट है और आप उनको कैसे फील करते हैं। मैं अपने भगवान को मेरे साइड में, मेरे पास, मेरे अंदर, मेरे हर जगह, इवन वो अभी यहीं मेरे पास बैठे हुए हैं। मतलब आप कहीं ना कहीं फील करती हैं वो चीजें? मैं फील करती हूँ और उससे ही मुझे मोटिवेशन आती है कि रीना चल खड़ी हो, क्या है, मैं हूं ना तेरे साथ। सेकंड, मेरी फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेशली मेरे हस्बैंड जी। इसमें ही मेरा सवाल है आप कह रहे हैं कि घर का एटमॉस्फेयर मैटर करता है, घर का अच्छा माहौल बनाने के लिए क्या जरूरी है, हमारे ऑडियंस के लिए बताइए। एक अच्छा माहौल बनाने की मेरे हिसाब से अपनी जो 75% to 80% रोल एक लेडी प्ले करती है। मेरा ये मानना है, आदमी ठीक है अपन 50-50 करके मैरिज करते हैं कि भाई दोनों का रोल इक्वल रहेगा, बट आदमी से ज्यादा औरत को भगवान ने एक सहन शक्ति, एक माइंड से परिपूर्ण करके भेजा है उसको। बहुत सक्षम लेडीज होती हैं, कहीं ना कहीं हर काम करते हैं, हर तरीके का वो, अगर उनसे खाना भी बना लो, चाहे ऑफिस जा लो, चाहे घर की सफाई हो या फिर बच्चों की परवरिश हो, करिश्मेटिक पर्सनैलिटीज होती हैं, अगर वो अपने आप को पहचाने तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको इतनी चीजों से भगवान ने नवाजा है तो आप उसको अपनी फैमिली में करिए, और उसके लिए आपका घर के माहौल को पॉजिटिव बनाना बहुत जरूरी है। उसका मेन जो फंक्शन है वो ये है, आदमी घर में आए तो समझो कि वो मेहनत उतनी ही करके आ रहा है जितनी आप कर रही हैं। आप एक्सपेक्ट मत करिए उनसे कि बस आप एक जगह जाके बैठे थे, हम तो देखो कितना कर रहे हैं। नो, वो भी बहुत कुछ करके आता है, 1000 लोगों से डील करता है, प्रेशर होता है। आप एक दिन उसकी लाइफ जी के देखिए, आपको पता लग जाएगा कि कितना वो इतना रोल अपना
उससे प्रेशर कहीं ना से कहीं करता है। उनकी डेली रूटीन हेक्टिक रहती है, कितना लाइक उनके पास भी काम का प्रेशर वो सब चीजें आप रहता उसको है। समझेंगी तो वो आपको डेफिनेटली समझेगा। हम्म सेकंड, बच्चों को समझिए। हम्म बच्चे हैं, उनकी एज के अकॉर्डिंग उनका काम बहुत ज्यादा है, उनकी हम्म स्टडीज, उनके हम्म बाहर का एटमोसफेयर, हजार तरह के हम्म टीचर से वो हम्म लोग पढ़ के आते हैं। बच्चों से कंपटीशन हम्म होता है। जब आप उनको ये समझेंगी तो आपका माहौल माहौल। ऑटोमेटिकली घर जी में, जी आप आए हैं, जी। आप इतना कुछ हमारे लिए करते हैं, ये हाँ कुछ एक सेंटेंसेस हैं हाँ जो आदमी को अपने आप एनर्जी दे देते हैं। जी। कहीं ना कहीं वाइफ को इस तरीके से आप हस्बैंड को एक अच्छा फील कराने के लिए वही वही। वो क्या कर रहे हैं आपके लिए, खुद के लिए, फैमिली के लिए, तो वो चीजें आप उनको अप्रिशिएट करेंगे, तभी वो को भी लगेगा कि हाँ हम जिनके लिए कर रहे हैं वो चीजें वो भी समझ रही हैं। मैम मेरा थोड़ा सा इस पे और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि लोग कहते हैं पहले खुद को समझो, लेकिन लोग खुद को समझने के लिए टाइम नहीं मिलता है। क्या मैं खुद को कैसे समझूं, क्या होता है इसका मुझे थोड़ा सा बताएंगे, कैसे लोग मतलब इस चीजों को टैकल करें। देखिए, खुद को समझना है तो बड़ा सिंपल सी लाइन, हाँ बट इसके पीछे मेहनत बहुत ज्यादा है। जी। उसके लिए सबसे पहले हम्म आपका हम्म माइंड से ये सोचना कि हु आई एम। हम्म मैं एक वाइफ ही नहीं हूँ, एक हम्म मदर ही नहीं हूँ, मैं एक बहू या वॉट एवर, मैं वो ही नहीं हूँ। हम्म उससे पहले मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ। जी। अब उस ह्यूमन बीइंग को आप पहले एक शांत वातावरण को थोड़ा सा बनाइए। जब हम्म आपके सब घर से चले जाएं, हम्म थोड़ा टाइम अब आप अपने को जी। दीजिए। ये नहीं आप वही चक्कर में लगी हुई हैं, हम्म इवनिंग में फिर फैमिली हम्म लौटेगी, हम्म फिर वही। इससे क्या होगा, आपका माइंड अपने लिए तैयार ही नहीं होगा। हम्म सब चले जाएं, आप अपने आप को टाइम दीजिए। हम्म आप पहले फील करिए कि आपको कौन सी चीज करने से आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, कौन सी चीज आप बहुत लंबे समय तक कर सकती हैं। जैसे कहते हैं ना, भरे पेट पे आप क्या और खा सकते हैं, जी। जो आपका हाँ सबसे हाँ हाँ पसंदीदा कुछ फल हाँ या हाँ फ्रूट जो भी है, हाँ आप वो काम करिए। हाँ जो चीज आपको खुशी दे, आप वो करिए। हम्म उससे भी ज्यादा आप अपनी काबिलियत पहचानिए। आप कौन से एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा, एक होता है ना टॉपिक जिस पे आप हम्म बहुत अच्छे से रिप्लाई दे सकते हैं, बहुत अच्छा काम आप वो उस समय कर सकते हैं कि यार अगर इस तरह की सिचुएशन आई तो मैं ऐसे हैंडल करूंगी। तो उसको, अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको पहचानिए। उसको पहचानेंगी, अपने आप को टाइम देंगी, और सबसे इम्पोर्टेंट ये मत सोचिए कि अब आप घर में रहती हैं, जितना हो सके अपने एक घरेलू महिला की तरह। नो, घरेलू महिला बहुत ज्यादा अच्छी लग सकती है। घरेलू महिला अपने आप में खुद ही इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल होती है, कैरिज्मेटिक होती है। उसको किसी को ये दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं एक ऑफिस गोइंग हूँ, या हम कुछ जो है इतना मेकअप, नो नो, मेकअप नहीं। आप अपने आप को अच्छा दिखाइए, है ना। एक ऐसा नहीं, अपनी थोड़े लुक्स पे मेहनत करिए, थोड़ा अच्छे से रेडी हुइए, अपने आप को पैम्पर करिए, हो कहीं ना सके कहीं खुद को भी आप हाँ, टाइम दीजिए टाइम कि दीजिए। फैमिली के साथ साथ खुद के ऊपर कि मैं कैसे खुश हो सकती हूँ, कैसे दूसरा मैं अगर आदमी हाँ जो है आएगा, कोई भी हम्म फैमिली अगर आपकी लौटी है घर हम्म पे, हम्म तो उसको एक ऐसा माहौल दिखना चाहिए कि यार हमारी मदर हमेशा जो है बड़ी एनर्जेटिक दिखती हैं। हम्म इनके चेहरे पे कभी तनाव, कभी थकान ऐसा फील नहीं होता। इवन आदमी को भी कहते हैं ना, जितनी लेडी सजी संवरी रहेगी, आदमी की उसमें बैलेंस अपने आप ग्रो करेगा, अपने आप ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। मैम इसी पे मैं एक अभी रिसेंटली एक रील स्क्रॉल कर रहा था। पति उसका 1 महीने कहीं बाहर मतलब जॉब कर रहा था, और वो 1 महीने बाद घर पे गया तो उसकी पत्नी नॉर्मल जो घर पे जैसे लोअर टी शर्ट ऐसे कपड़ों में बैठी थी। तो उसका पति ने गुस्से में बोला कि आप होप सो आपके फीड में भी पहुंचा हो, उसके बोला कि मैं 1 महीने बाद आया हूँ, साड़ी वाड़ी पहन लिया करो, बिंदी वगैरह लगा लिया करो, सिंदूर लगा लिया करो, मैं भी लगे कि यार मैं आया हूँ इतनी दूर से, 1 महीने बाद आया हूँ, फैमिली को दूं टाइम, तो ऐसे मैं देख के मुझे खुद को लगेगा कि मैं चला जाऊं। तो तो इस इससे पे ही आप हाँ समझ जाइए आदमी क्या चाहते हैं। हर आदमी अपनी वाइफ को हाँ एक ऐसे देखना चाहते हैं, खिला हुआ फूल। मैं तुम्हें देखूं तो मेरी पूरे दिन की थकान गायब हो जी जाए। जी आप जी इतना तो कर ही सकती हैं। इसके लिए आपको पार्लर की और हम्म, बड़ी बड़ी शॉपिंग करने नहीं की नहीं कोई नहीं नीड नहीं नहीं है। कोई नीड नहीं आप है, थोड़ा सा नेचुरली हाँ अपने आप चीजें को टचअप दे दीजिए। हम्म अच्छी जो भी आपको कंफर्टेबल हाँ आपके क्लोथ्स हैं उनको जी पहनिए, जी और अच्छा अच्छा म्यूजिक हाँ चलाइए। हाँ इवन अगर हस्बैंड शाम को आ हाँ रहा है हाँ तो घर में एक
अच्छा हाँ। सा एक माहौल क्रिएट जी। करिए। हाँ। हम ये नहीं कह रहे आप बहुत रोमांटिक बन जाइए, हाँ। बट एक माहौल जिसे हाँ, मतलब कहते हैं। उसको भी कहीं न कहीं मैं वो पॉजिटिव वाइब देख के वो चीज़ें बस, हम कहीं न कहीं लगे कि हाँ, अब तो मतलब ठीक है यार, बस, चलो इतना तो मैंने 8 घंटे 10 घंटे जो बाहर मैंने दिया, लेकिन घर पे आने के बाद मुझे रिलैक्स महसूस बस। हो रहा है। डू यू इवन डिज़र्व व्हाट यू वांट? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हाँ, हम लोग बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत हाँ। ज़्यादा। हम ये सोचते हैं काश हमारी लाइफ अगर उससे होती, हुँ, ऐसे होती तो और अच्छी बन जाती। यार हुँ, उस वाली की लाइफ देखो कितनी ज़्यादा वो हुँ, है, उतना हुँ, अपने को मिला नहीं। हुँ, काश मैं ऐसी होती हुँ, या होता, व्हाटएवर, हुँ, दोनों हुँ, में आती है चीज़ें। हुँ, आपने कभी अपने आप को आंका है? इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा टाइम अपने आप को ऑब्जर्व करिए। ठीक है, आप अपनी लाइफ को अच्छा देखना चाहते हैं कि हुँ, काश मैं वहां होती या मैं वहां हुँ, होता हुँ, हुँ, और अच्छा हो जाता है, लेकिन आप अपने आप को भी तो देखिए। हुँ, और अगर उसमें आपको कुछ कमी दिख रही हैं हुँ, तो उसको पाने के लिए पहले आप उसके एफर्ट्स करिए। हुँ, मैं, हो सकता है मुझे अगर वो चीज़ नहीं मिल रही है तो हो सकता है साइड साइड कुछ कमी भी मेरी लाइफ में हो सकती है। हुँ, अगर आप उसको देखेंगे, उसको ओवरकम करेंगे, उसको हुँ, लेने की, ख़त्म करने की कोशिश करेंगे हुँ, कि मैं थोड़ा और कर लेता हूँ तो हुँ, शायद मुझे और अच्छी लाइफ हुँ, मिल हुँ, सकती हुँ, है। हुँ, हुँ, इसमें क्या होता है, आदमी आगे ही जाएगा, वो हुँ, पीछे नहीं जाएगा। जी। कुछ ना कुछ नया सीखेगा। हुँ, नया सीखेगा तो हमेशा ही वो एनर्जेटिक, जवान, ये हुँ, सब बना हुँ, रहेगा। हुँ, हुँ, जितना आप लर्नर बनेंगे, हुँ, जितने अच्छे लर्नर बनेंगे, हुँ, उतना अच्छा आपकी डिलीवरी सामने बहुत जी, बढ़िया जी। होएगी। मतलब काफ़ी आपने सही तरीके से समझाया कि किस तरीके से लोगों को लाइक एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाना है, कैसे अपने खुद को, रिलेशन को किस तरीके से अच्छे से ले जाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता ही है। आज के टाइम में शादी लोग करते हैं और इसमें कहीं न कहीं शादी होने के बाद जो वीमेन रहते हैं, हुँ। अपनी आइडेंटिटी कहीं न कहीं खो देते हैं या फिर कुछ ऐसा होता है कि वो उनके घर वाले जो ससुराल वाले चाहते हैं कि वो हमारे तरीके से ही रहे, तौर तरीके से रहे। इसका किस तरीके से रूट कॉज़ है, क्या है, इस पे थोड़ा-सा मुझे बताएँगे? देखिए, शादी के बाद जो हम हुँ, लड़की को लेके आते हैं, हुँ, हुँ, एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। हुँ, मेरे हिसाब से, क्या आप बेटी को जब शादी करते हैं, हुँ, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन अगर बेटी के लिए तो क्या रहेगी हुँ, कि मेरी बेटी को थोड़ा-सा ना हुँ, समझें, वो लोग हुँ, सामने से समझें, ऐसा हुँ, लड़का मिले जो उसको सामने से समझे। सा अगर आप उसके लिए इतना सोच रहे हैं, हुँ, तो बहू लाने के लिए इतना कॉम्प्लिकेशंस क्यों हो हुँ, जाता है? हुँ, सोच इतनी बदल क्यों जाती है हुँ, कि हम उसको लाएँगे हुँ, तो वो आपके घर में आपका एज़ अ मेंबर रहने आ रही है। हुँ, उसको आप एक बाहर की तरह से ट्रीट मत करिए कि जैसे वो कोई बाहर की है। और सेकंड चीज़, उसके भी एक अपनी चॉइसेस होती हैं हुँ, जो वो आप उससे लगा रहे हैं, वो भी लगा के आ रही होगी कि हुँ, मेरे इन-लॉज़ इस तरह के होंगे हुँ, या मेरे हस्बैंड या मेरे जो भी हैं, हुँ, वो सब इस तरह के होंगे। हुँ, अब उस पे भी आप खरे नहीं उतरे हैं, हुँ, तो वो कैसे खरी उतर जाएगी? अब इसी तालमेल को कैसे आप लोग सेट बिठाते हैं, हुँ, इसी को मैरिज कहते हैं। कई हार के चले जाते हैं, हुँ, फिर आप क्या कहते हैं, बहू आई थी, हुँ, संभली नहीं हमसे, हुँ, चली गई छोड़ के। हुँ, मैं इस चीज़ को बिल्कुल रिलेट करती हूँ, क्योंकि ये मुझे लगता है कि हर दूसरी तीसरी लेडी को ये फेस करना पड़ता है। हुँ, लेकिन अपनी जगह बनाना हुँ, ससुराल में, हुँ, ये सिर्फ हम उससे ही एक्सपेक्ट करते हैं, नहीं, उससे भी कहीं ज़्यादा रोल आदमी का भी होता है जी, उसमें। जी। हम कहें कि वो ही आके एडजस्ट करे, वो ही सब कुछ करे, नहीं, दोनों को मतलब दोनों को मिलके करना पड़ता है। डेफ़िनिटली मैम। अब आदमी क्या करता है, खुद ही हुँ, पिसता रहता है, हुँ, एज़ अ हुँ। फुटबॉल वो ट्रीट होता बहुत रहता मतलब है कहीं ना? न कहीं वो मम्मी वाइफ़ के बीच में एक तो वो ये तो होता है, उसने बॉल खुद होता ने, है कि इधर से हाँ, फेंको तो उधर तो जाए ये तो फिर उसने खुद ने कि बनाया है ना। हाँ, देख तेरी वाइफ़ ऐसा करे, वाइफ़ कहेगी तुम्हारी मम्मी ऐसे कर रही है। मतलब कहीं न कहीं वो चीज़ें फिर एक टाइम आता है कि वो फ्रीज़ हो जाता है उस समय। तो तो मेरा हुँ, ये है कि मुझे नहीं लगता कि इसमें सिर्फ लेडी का ही रोल होता है, हुँ, आदमी का भी पूरा रोल होता है। वो मीडिएटर होता है ना? हुँ। वो वाइफ को भी जानता है, वो अपनी माँ मदर को भी को भी वो जानता ऑब्वियसली वो है ना? तो हाँ। अब उसका जो रोल होता है वो बहुत अहम होता है। हुँ, अब उधर ही वो क्या करता है, खुद ही देखो मेरी मम्मा ऐसे कह रही हैं तो हुँ, तुम ऐसे कर लो। हुँ, उधर के मम्मा वो ऐसे कह रही है, आप ऐसे कर लो। हुँ, क्यों? आप हट जाओ ना, आप उन्हें करने दो ना।
एक दूसरे को सीधा। हाँ, जब आपकी सिस्टर को जो है अपनी मदर से कुछ कहना होता है तो आप बीच में आते हैं क्या? नहीं। नहीं आते हैं ना। तो वो अगर आपकी मतलब बेटी बना के आप लाए हो उसको, तो हाँ, मदर और डॉटर को डील करने दो आपस मतलब एक में। तरीके से जब तक एक सास सास होती है, सासू माँ, बहू को एक बेटी की तरह नहीं रखेंगी, तब तक वो रिलेशन कहीं ना कहीं चीजें गोल गोल घूमती रहेंगी। मेरा यहाँ पे थोड़ा सा अदर व्यू है। हम्म मैं कहती हूँ कि बेटी की तरह क्यों रखना है उसको, हम्म बहू की तरह रखो ना, प्रॉब्लम क्या है? बेटी को आप रिस्पेक्ट नहीं दोगे चल जाएगा, बहू को तो देना चाहिए, बहू को ज्यादा रिस्पेक्ट देना चाहिए। जी। रिस्पेक्ट इन द सेंस ये नहीं है कि आप उसको जो है बहू बन जाएगी तो उसको रिस्पेक्ट उसका खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बहू बना के रखिए उसको, उसको रिस्पेक्ट दीजिए। बेटी को आप 4 बातें बोल देंगे, बेटी आपको बुरा नहीं लगेगा उसको, लेकिन आप बहू का जो दूसरे घर से आई है उसको छोटी सी बात पिंच कर जाती है, आपको उसको डबल डबल मेहनत करनी चाहिए उसको जी। ताकि वो थोड़ा आपकी फैमिली को कंफर्टेबल रहे उसके अंदर। जी। वो वाली बातें हैं। मैम आप रिलेशनशिप काउंसलर भी हैं, कोच भी हैं, जो भी आपके पास कई सारे मैटर आते रहते हैं, सबसे कॉमन क्या रहता है कि ईगो, अनएक्सपेक्टेड चीजें कि हमें ये भी चाहिए, ऐसा भी होता होना चाहिए, या फिर कम्युनिकेशन गैप, किस तरीके का चीजें रहती हैं? मेरे जो मोस्टली केसेस हैं आजकल क्या है, देने लेने में कोई कमी नहीं छोड़ता है। आजकल सब खूब दे रहे हैं, वो डाउरी वाला चीज तो खत्म ही हो चुकी है, इतना तभी नहीं अभी है भी वो। लोग कहते हैं कि ये मुझे अभी जो प्रॉब्लम आ रही है हाँ, ना, वो सबसे ज्यादा आ रही है कि हम हद से ज्यादा एक तो गैप बना के चलते हैं। ठीक है। पहले की जो मदर्स होती थी उनको ये लगता था कि भाई अगर हम बहू से ज्यादा बात करेंगे कहीं हमारी वो इंसल्ट ना कर दे, उससे कम बात करी जाए, उसको घर में कम से कम उसका इन्वॉल्वमेंट रखा जाए। जी। इससे क्या होता है, वो एक आउटसाइडर फील करती है। ये इतना बड़ा वो है मेरे हिसाब से रीजन कि आप उसको, ये तो कहते हैं कि वो हमारे घर के अकॉर्डिंग चले, उसको समझे, उसको सब चीज के हिसाब से उसको आना चाहिए। अब तो इतने साल हो चुके हैं, बट आपने उसकी बाउंड्रीज बना रखी है। यहाँ नहीं आना है, वो आए तो तुम्हें नहीं आना है, और इस वाले मैटर में तुम्हारी हमको एडवाइस नहीं चाहिए, हम ज्यादा समझते हैं। तो अगर आप इतनी बाउंड्रीज बना रहे हैं तो आप तो उसको एक माहौल अच्छा दे रहे हैं, वो क्यों घुसना चाहेगी पचड़ों में? फिर एक टाइम आता है आपके जब शरीर बोल जाते हैं, आपको चाहिए भाई अब तो है हमारी बहू सब संभाल ले। अभी कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि वो एक दिन में जो है सब समझ जाएगी सब। आप उसको डे 1 से ही अपने हर चीज में इन्वॉल्व करिए, बेटा आओ ये मैटर है, थोड़ा एडवाइस करो हम क्या करना मतलब चाहिए। कहीं ना कहीं घर के हर एक डिसीजन, छोटी थोड़ा सा उसकी डिसीजन से राय ले लेके लो। हाँ बड़ी डिसीजन में हाँ, कहीं ना कहीं अगर उनको घर के बहू को शामिल करते हो तो कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि हाँ यार ये चीजें सही है, आपको मतलब ये क्यों मुझे लगता है एक उसके हाँ आते ही आपकी गद्दी छिन जाएगी? क्यों छिनेगी गद्दी भाई? आपको, आप उसको अभी ही साथ में रखेंगी तो आपके आगे वाले टाइम में वो आपकी ताकत बनेगी। कहीं ना कहीं बहुओं को जो कहीं दूसरे घर से आई हैं उनको एक स्पेशल फील कराने के लिए आप एक छोटी छोटी डिसीजन, बड़ी बड़ी डिसीजन में उनको कहीं ना कहीं उनको एक सम्मिलित करें, उनसे पूछिए, ये चीजें जरूरी भी है। उससे उसको एक पार्ट लगेगा कि मैं इस फैमिली का पार्ट हूँ। जी, मतलब अपनापन लगेगा। अपनापन होना भी चाहिए। हाँ, अपनापन लगाना नहीं है हमको, हाँ, अपनापन उस पर डालना है। तुम हमारी ही हो, हाँ, आगे तुमको ही संभालना है। जी, ये नहीं कि अभी हमारी जवानी है तो उसको कुछ नहीं, और जब हमारे हो जाएगा टाइम तब बेटा आओ संभालो, तो ये पॉसिबल नहीं होता लो उसके चाबी ले लिए। जाओ अब ना मैं ना हाँ। ना, ये पॉसिबल मतलब कहीं नहीं ना है। कहीं आप जब ले आई बहू को, आप उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दो जो आप कर रहे हैं, बस आपको मिला है उसको वो चीज। समझाओ, उसको सिखाओ। और एक जो है बेटा जिम्मेदारी डालने वाली, उसको हर चीज में ये फील कराओ कि तुम हमारी एज अ डॉटर ही हो। तो वो वाली जैसे हाँ बात है। लड़कियों से एक अपने लड़कियों से क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक स्पेशल बॉन्ड रहती है, मम्मी मम्मी मम्मी, वो चीजें जब ससुराल जाती हैं तब भी कनेक्ट रहते हैं,
और कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि यार इतना जब आप ससुराल में हो तो इतने मायके से नहीं कनेक्ट रहो, आपकी जो सास है वहां पे आप कनेक्ट रहो तो ज्यादा आपको एक पॉजिटिव रहेगा, कि सास को भी लगेगा नहीं नहीं वहां छोड़ के आए अपने माँ बाप से उतना नहीं कनेक्ट है, तो मैं जरूर उसको बस वो चीजें मैं जितना हो सकेगा मैं करूंगी। राइट। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहती हूँ जी। कि लड़की को शादी होती है तो कहते हैं कि भाई अब तुम्हारा वो ही सब कुछ है, लेकिन हम भी रहेंगे, हम भी हैं। क्या लड़की शादी के बाद अपने पियर में कोई भी चीज की एडवाइस दे सकती है? क्या मानते हैं उसको सब लोग? मुझे नहीं लगता कि वो जाती है और उससे कोई एडवाइस ली जाती है तो वो मानी जाती है। मायके में नहीं मानी उसकी जाती। एडवाइस नहीं मानी जाती है। राइट। उसको ये कहा जाता है कि बेटा अब वो ही तुम्हारा घर है, तुम हाँ इस घर के बारे में नहीं जानती हो, हाँ तुम अब नहीं। कितनी सी देर के लिए तो हाँ आती हो। हाँ 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 तो मेरा ये पॉइंट है कि जब लड़की को ये, अगर वो समझदार है और वाकई में एक रिलेशन हेल्दी बनाना चाहती है तो उसको यही देख लेना चाहिए कि जहां मेरी एडवाइस की नीड नहीं है वहां एडवाइस देकर अपना गिराना मुझे नहीं लगता कि लॉजिकल है। उसको जो है अपने ही घर में जाकर चलाए, वो ज्यादा अच्छा है। सेकंड चीज, अगर वो ये करती है तो जो बहू वो लेके आए हैं उसको वो जगह मिलेगी। अगर वो वहां रहेगी, उसका इंटरफेरेंस रहेगा तो वो अपनी जगह ही नहीं बना पाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली घर वाले बेटी की ही बात को वैल्यू करेंगे, तवज्जो देंगे। ये चीज है। मैम एक मेरा आज के टाइम में बहुत लोगों का लाइक होता है, क्वेश्चन होता है, मैं खुद भी लाइक कहीं ना कहीं फैमिली मैन हूँ, तो हमारे पास भी चीजें रहती हैं सवाल। ससुराल आने के बाद लड़की को मायके में कितना कनेक्ट होना चाहिए, कितना उनसे बातें रखनी चाहिए, आप मुझे बस इसका छोटा सा जवाब देना। मेहमान की तरह रहना चाहिए। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? हेल्थ वेल्थ सब बढ़िया है आपका? अगर आप पूछें कि भाई इसका कोई ऐसा कोई सॉल्यूशन बताओ कि रिलेशन जो है लड़की को भी प्रेशर ना दे और उसके माता पिता को भी ना दे, तो मेरा ये मानना है कि कोशिश करें। हालचाल तक तो सही है, फिर एंड में यही बोलें मम्मी आप देख लो भाई, क्योंकि क्या है हम हमारे घर में आपकी एडवाइस नहीं चल पाएगी, उसी तरह आपके घर में मेरी एडवाइस नहीं चल पाएगी। तो बेटर है आप अपने और सबसे अच्छा भाभी से पूछो ना, भाभी से भैया से पूछो ना, वो ज्यादा बेटर बता पाएंगे क्या क्या चीज होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या, हम तो थोड़ी देर के लिए आते हैं, और उससे भी बड़ी चीज ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, मेंटली भी इस चीज को रखनी चाहिए। ये नहीं मम्मी ने तो मेरी एडवाइस ही नहीं ली, अरे आपको क्यों देनी है एडवाइस? आप क्यों देना चाहती हैं एडवाइस? और दूसरी चीज, आप अपने घर में अपनी पेरेंट्स की एडवाइस ले लेते हो क्या? नहीं। अगर आप नहीं लेते हो तो वहां क्यों देनी है आपको? आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजन है आप हस्बैंड वाइफ मिलके कर रहे हो, तो आपको क्यों उनकी उसमें टांग अड़ानी है? आप थोड़े टाइम के लिए जाती हैं, आपके पेरेंट्स खुश हैं, हेल्दी हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए। आपके ब्रदर की लाइफ अच्छी चल रही है, वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। अदर इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि टाइम देना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं मैम का मानना है कि आपकी शादी के बाद आपके जो ससुराल में आपके पति, आपके ससुर, आपके सास, आपके ननद, आप उनको एक फैमिली की तरह, जैसे आपने मायके में अपने बहन को, अपने भाई को, अपने माँ बाप को ट्रीट किया, उसी तरीके से आप अगर उनके साथ इंगेज होते हैं तो एक अच्छा रिलेशनशिप बन सकता है। मैम इसी पे मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया कि किस तरीके से मायके को कनेक्ट करना चाहिए, तो क्या जैसे लड़का है उसकी वाइफ है तो किस तरीके से ये फिर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इनका रिलेशन कैसा रहता है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मुझे इसका आंसर देने में एक तरह से मैं कहूंगी प्राउड फील होगा अगर मेरे स्टेटमेंट से किसी की लाइफ अच्छी हो जाती है और वो रिलेट कर पाते हैं। देखिए ऐसा है कि मोस्टली केसेस में क्या होता है, जो लड़का होता है वो शादी के बाद लड़की को ऐसे ही मतलब किसी ना किसी वे में उसका ये रहता है कि तुम्हारे पियर वाले कह लो या तुम्हारे घर वाले तो ऐसे, लड़की वो सुन नहीं पाती है ना, उसका एक उस पे वो रहता है कि भाई मेरे उन घर वालों के बारे में कुछ मत कहो। जी हाँ, कहीं ना कहीं वो मायके को अगर थोड़ा कहीं शब्द भी लाए ना तो वो मतलब इतना एग्रेसिव, और वो सब यही रीजन होता है जिनकी वजह से उन दोनों के रिलेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं।
मैं कहती हूँ वही खत्म कर दो। अब कैसे खत्म करें? जिस दिन लड़की ये दिखा देगी कि जैसे मैं मेरे घर वालों को आपको कोई कमी नजर आ रही है, ऐसे मुझे भी कमी नजर आती है उनमें। वो ऐसे नहीं कि सर्वगुण संपन्न है, उन्होंने ये किया, उन्हें ये नहीं करना चाहिए था, भैया ने ये किया, उन्हें ये नहीं करना चाहिए था, या दीदी ने ये किया, उनको ये नहीं जिस दिन वो इस तरह का अपने व्यूज रखती है ना, तो लड़के पे इसका बहुत असर आता है। मैम जैसे शादीशुदा जीवन ऑलरेडी लोगों की बहुत अच्छी भी चलती है, कहीं कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। मैंने काफी चीजें देखा है कि पति पत्नी में उतनी, जैसे शादी के 1-2 साल बाद बातचीत होना, लोग सामने साथ बैठे रहेंगे, कहीं न कहीं मोबाइल से इंगेज रहेंगे, लेकिन इतना कन्वर्सेशन नहीं होता। कॉल पे भी अगर बात करो तो कॉल पे भी अगर कोई बाहर भय रह रहा है पति, तो 2 मिनट 5 मिनट हालचाल हुआ, उसके बाद फिर वो कॉल कट हो जाता है। आपके भी जीवन में ऐसा कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि कहीं न कहीं वो कम्युनिकेशन, या फिर आप साथ में आपके हस्बैंड आते होंगे, घर पे रहते हैं, तो आप किस तरीके से इसको टैकल करती हैं? इसके लिए आपको सबसे पहले न्यूट्रल होना पड़ता है। जैसे कि? न्यूट्रल इन द सेंस कि मोस्टली केसेस में मैंने देखा है कि हस्बैंड वाइफ घूम रहे फिर रहे हैं, हंसी मजाक चल रही है, सब टॉपिक्स पे वो लोग बात कर लेते हैं, बट जो मेन टॉपिक्स होते हैं, फैमिली से रिगार्डिंग जो टॉपिक्स होते हैं, जहाँ अपनी फैमिली, उसकी फैमिली, ये सब जो होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उस मैटर पे, या फ्यूचर प्लानिंग्स होती हैं, उस मैटर पे जहाँ बात होती है, वहाँ वो दोनों लड़के अलग हो जाते हैं। भाई तुम इस टॉपिक पे बात ही मत करो, और ये वो तुम ऐसे ही करती हो, या तुम ऐसे ही करते हो। तो यहाँ क्या होता है कि आपको सबसे पहले अपने विचारों को न्यूट्रल करना पड़ता है, स्पेशली लेडीज का वीक पॉइंट होता है उनका पीयर। तो आदमी क्या करता है, छेड़ता है, मायका। हाँ, वो मायके की बात करेगा, छेड़ेगा, या फिर वो अपने फैमिली को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर देता है, तो वो लेडी को नहीं भाता है, या फिर लेडी के बारे में बात नहीं करेगा और जगह की बात करेगा, तो वो थोड़ा सा जो होती है प्रॉब्लम में आ जाती है कि यार हम जब कोई सीरियस टॉपिक पे बात करते हैं, लड़के ही अलग होते हैं। बट मेरे केस में क्या होता है, जो मैं करती हूँ, सबसे पहले तो आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा। न्यूट्रल इन द सेंस, जब मेरा कोई आगा पीछा नहीं है, मैं सिर्फ मेरे घर में पूरा फोकस लगा के चलती हूँ। जहाँ मुझे डिसीजन खुद लेने हैं, वहाँ मैं अपनी जो मायका फैमिली है, उनका कोई अपना, हाँ ठीक है, उनको मैं अपना जो भी हम करने वाले हैं, या उनकी जो होती है, मैं उनको वो देती हूँ। लेकिन करना किसको है, हम दोनों को करना है, हस्बैंड वाइफ को करना है। तो वो चीज लाने के लिए मैंने थोड़ा सा अपना माइंड इस तरह से प्रेजेंट किया है कि मुझे जो है कमी अगर बतानी होगी, तो मैं ये नहीं देखूंगी कौन सा रिलेटिव है, कौन से पक्ष का है। मेरे लिए ये है, जो चीज सच है वो सच है, वो तुम्हारी हो चाहे मेरी हो, किसी की, और जो चीज अप्रिशिएट करने वाली होगी, प्रेस करने वाली होगी, वहाँ मैं उसको फुली प्रेस करती हूँ। तो एक लड़के के अंदर क्या आ जाता है कि ये जो बंदी है, ये मतलब थोड़ी सी न्यूट्रल है, इसके साथ आप खुल के बात कर सकते हो जी। इससे क्या होगा, आपका रिलेशन में कोई भेदभाव नहीं रहेगा। दूसरी चीज, हस्बैंड को ये रियलाइज कराओ, देखो हम दोनों को ही करना है, लॉस है तो हम दोनों ही फेस करेंगे, कोई करने कोई नहीं आएगा, नहीं आएगा, और बस सुनेगा, बोलेगा अच्छा। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप सक्षम हैं दोनों, आप अगर दोनों उतने बैलेंस करके चलते हैं, एक आइडिया देने वाला होता है, एक उसको इम्प्लीमेंट करने वाला होता है, अगर इस तरह का आपका रोल है फैमिली में, तो आपको थर्ड वन की जरूरत ही नहीं है। आप थर्ड वन को इन्वॉल्व ही क्यों करते हो? वही है कि जब आपको और मुझे करना है, दुख हमारे, सुख हमारे, तो हम ये क्यों अब इस उम्र में रखते हैं कि भैया आपके घर वाले ऐसे हैं, ये घर वाले रिलेटिव वो सब अपने ही हैं, वो जो फैमिली है वो सब अपने ही है। मेरे पेरेंट्स आपके भी हैं, और मेरी फैमिली में मैंने यही देखा है कि मेरे साइड वाले उनको बहुत प्रेस करते हैं, उनके साइड वाले मुझे बहुत प्रेस करते हैं, और वो प्रेस हमने कमाया है, हमने उसको छीना नहीं है, हमने वो चीज कमाई है, करके दिखाया है।
तो वो मिली है। तो इसलिए हम लोग जो बात करते हैं दोनों की, एक तो बहुत लंबी चलती हैं और इजीली हम हर टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं, बच्चों का हो, फ्यूचर का हो, रिलेटिव्स का हो, तो कंफर्टेबल एक हमें थर्ड वन की नीड ही नहीं होती है। ये होना चाहिए। मैम आज के टाइम में रिलेशनशिप काफ़ी चीज़ें, लोगों को टॉक्सिक भी रहता है, काफ़ी अच्छा भी रहता है। जिनका टॉक्सिक हो जाता है, क्या मेंटल हेल्थ उनका डैमेज हो जाता है, उसको किस तरीके से टैकल करें? मेंटल हेल्थ को इतना मतलब बनाना ही क्यों है, इतना डीप में जाना ही क्यों है? आपको तो थोड़ी सी देर में पता लग जाता है कि फलाने आदमी से आपका नहीं हो रहा है, और कुछ एक आपके मिलने जुलने से, आपके बात करने से आपको आइडिया लग ही जाता है कि वो मुझे पसंद नहीं करता है, या उसके विचार, मेरे विचार, ओपिनियंस हमारे डिफर करते हैं एक दूसरे से। तो आप अपनी वो बना लीजिए, उसको अपनी मेंटल हेल्थ पे क्यों हावी होने देते हैं? और इनकेस हो जाए तो आप उसको पॉजिटिव लीजिए। अगर आप मेरी लाइफ में ना आते तो मैं इतना आगे ना बढ़ती। इस तरह के व्यू होने चाहिए। आपने मुझे जीवन जीना सिखाया है, क्योंकि क्रिटिक्स का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं कहती हूँ अगर कोई भी इंसान स्मूथ, आप तारीफें उसकी करे जाएंगे तो वो वहीं उसका ग्रोथ रुक जाएगा। क्रिटिक्स होना बहुत जरूरी है, चाहे वो घर में ही क्यों ना हो। तो एक आध टॉक्सिक पर्सन हमारी फैमिली में मेरे हिसाब से होना चाहिए, ताकि वो आपको, होता भी है और वो होता है, आप उससे बच नहीं सकते। हाँ, कहीं ना कहीं एक ऐसा बंदा रहेगा जो आप उसको टैकल करना, उसको संभालना, या फिर लोग सोचते हैं यार ये दूर रहे तभी सही है। और फिर उसको आप पॉजिटिव लीजिए ना। मैं तो कहती हूँ उसको धन्यवाद दीजिए थोड़ा सा। मैम आपके हिसाब से लोग अपने पार्टनर को चेंज करने में लगे रहते हैं या फिर खुद को इम्प्रूव करना वो ज्यादा बेहतर है? पार्टनर चेंज कितना करोगे यार एक लाइफ में? एक दो पार्टनर चेंज करना इज नॉट अ सॉल्यूशन। देखिए, स्मूथ लाइफ चलती रहे उसमें मजा नहीं आता, थोड़ा मिर्च मसाला होना चाहिए। आप जो कमियां हैं उसको अपने पे देखिए, कमी सब में होती है, कोई लड़की पूर्ण तरह नहीं होती है, और नो वन कोई इज परफेक्ट, बस नो वन इज परफेक्ट, कोई भी पूर्ण नहीं होता है। मजा लाइफ का अगर लेना है तो थोड़ा सा अपने अंदर भी चेंजेस करके देखिए। और उससे भी अगर आपको अपने पार्टनर से सच में मोहब्बत है, प्यार है, तो आप उसके लिए, उसके चेहरे की खुशी के लिए अगर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेंगे तो क्या उसमें प्रॉब्लम क्या है? रिलेशन बना रहना चाहिए। और इसके लिए मैं, सबसे जो अहम रोल है वो लेडी का होता है जी। क्योंकि लेडी में ही वो ताकत होती है, वो समझदारी होती है कि वो एक रिलेशनशिप को काफी हद तक संभाल सकती है। तो इट डिपेंड्स। कहते हैं कि हम ही क्यों झुके हैं, हम ही क्यों एडजस्ट करें? आपको एडजस्ट इसलिए करना है क्योंकि आप वो कर सकती हैं। अगर आपको सच में रिलेशन को रखना है, और अगर नहीं रखना चाहती तो बहुत सारी कमियां हैं, आप लिस्ट गिनाते जाइए, आप दूसरा पार्टनर, तीसरा पार्टनर करते रहिए, क्या फर्क पड़ेगा इससे? आपके हिसाब से मैम जो अरेंज मैरिज है उनमें इमोशन कनेक्ट करना ज़्यादा चैलेंजिंग है कंपेयर टू लव मैरिज, आप इस पे क्या आपका राय रहेगा? मेरे हिसाब से अरेंज मैरिजेस में जो बॉन्ड क्रिएट होता है वो ज़्यादा इजी होता है। उसका रीज़न ये कि दोनों प्योर हार्टेड आते हैं, नए नए होते हैं, नया नया पेयर होता है, दोनों फ्रेश माइंड से एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। उसमें ना तो उनको एक दूसरे की कमियां पता होती हैं, ना कुछ उनकी लाइक्स डिसलाइक, कुछ भी पता कुछ भी नहीं होता जीरो, है। जीरो है, जीरो होते हैं। अब उसमें आप अभी पूरी ऑनेस्टी लगा दें, और अच्छा ठीक है, मैं मानती हूँ स्टार्टिंग में हर रिलेशन में प्रॉब्लम आती है, हर रिलेशन में आती है, बट अगर उन दोनों में से एक का भी पलड़ा थोड़ा भारी है, मीन्स कि वो थोड़ा सा रिलेशन को बचाना जानता है, समझदारी है उसमें, और ये होता है, दोनों में से एक होता है, चाहे वो लेडी हो चाहे जेंट्स हो, तो अगर वो लेडी है समझदार तो वो रिलेशन चला लेगी, क्योंकि लेडी में थोड़ा सा स्मार्टनेस ज्यादा होती है, संयम, धैर्य, सहन शक्ति। तो जब वो उसका होती है तो प्रमाण देने का यही तो एक फील्ड है कि अपने रिलेशन को बना ले। और दूसरा, प्यार भले ही ना हो, सम्मान बहुत होना चाहिए।
मतलब एक रिलेशन में प्यार हो तो हो, अदरवाइज देखिए, सम्मान प्यार अपने हाथ में नहीं है, समझ रहे हैं आप? हाँ। प्यार पाना और प्यार हो जाना, या प्यार काश आप मुझे उतना करते, ये सब प्यार तो हो जाता है, बट रिस्पेक्ट आपके हाथ में है। तो आपके हाथ में जो है आप उस पर फोकस करिए। मैम इसी से एक चीज, एक मुझे जो कि बिहार के पर्सनालिटी हैं, उनका निरहुआ नाम है, एक्टर हैं, उन्होंने शादी किया और एक कहीं पॉडकास्ट में इंटरव्यू दिया कि मुझे अपनी पत्नी से प्यार नहीं हुआ, मैं उनसे रिश्ता निभा रहा हूँ, प्यार नहीं हुआ। इस चीज को आप कैसे देखती हैं? रिश्ता निभा रहे हैं, प्यार नहीं हुआ तो कोई इसमें खराब बात नहीं है। प्यार है, प्यार में आप थप्पड़ लगा दोगे तो एक हद तक तो भाएगा, फिर दूसरे हद तक वो भारी लगेगा। प्यार नहीं है, चलेगा, सम्मान होना चाहिए। हो सकता है उनके में सम्मान हो, शायद इसीलिए चल रहा हो। और सेकंड चीज, अगर रिलेशन में रिस्पेक्ट है, उससे आप जिंदगी आराम से निकाल सकते हो। उससे ही जिंदगी निकलती है। मैंने रिलेशंस ऐसे देखे हैं, खूब अच्छा प्यार जता रहे हैं एक दूसरे को, है ना, और जहां बात विश्वास की आ गई, एक होता है ना, मुझे पता है ये काम तुम तो नहीं कर सकती हो, ये विश्वास है। मुझे पता है ये आपने तो नहीं बोला होगा मेरे लिए, ये तो मुझे पक्का पता है। तो ये क्या है? ये आपका मेरे पे ट्रस्ट है। ट्रस्ट अब वो ट्रस्ट क्या करेगा? अगर आप मेरे को ट्रस्ट दिखाएंगे तो ऑब्वियसली मेरे अंदर रिस्पेक्ट फूटेगा आपके लिए, वो क्रिएट होगा। तो वो जो रिस्पेक्ट आएगा ना, वो प्यार से कहीं गुना होगा। तो रिलेशनशिप में अगर रिस्पेक्ट नहीं है ना, और ये डे वन को पता लग जाता है, मेरा ये मानना है, डे वन को आदमी औरत की निगाह में जो रिस्पेक्ट है या नहीं होगा वो पता लग जाता है। पहचानने वाली नजर होनी चाहिए। तो उसके सहारे अगर आपकी लाइफ कट रही है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मैम एज अ रिलेशनशिप कोच आप कई सारे लोगों को कंसल्ट करते, काउंसलिंग करते हैं। आज के टाइम में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत ज्यादा हो रहा है। लोग कहीं ना कहीं एक टॉक्सिक रिलेशन की वजह से या फिर किसी भी कारण वजह से, ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा ये मानना है कि इसका जो बेसिक मुझे समझ में आता है, वो एक कम्युनिकेशन गैप ही है। देखिए, कोई भी चीज है वो कम्युनिकेट करके भी सॉल्व की जा सकती है। जब वो चीज आदमी को नहीं मिलती है या औरत को नहीं मिलती है, दोनों ही अपने आप में ये चाहते हैं कि आप मेरे पे ट्रस्ट करो ना, या आप मेरे पे विश्वास रखो ना, मैं ये सोचती हूँ या मैं ये सोचता हूँ, वो सुने और समझे। जरूरी नहीं है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जिनके हो रहे हैं वो बाहर सिर्फ अपनी प्यास, फिजिकल नीड को पूरा कर रहे हैं, नहीं। आज के टाइम में हर इंसान को एक ऐसा पार्टनर चाहिए। नीड का क्या है, एक उम्र बाद हो जाती है, और आप कितनी नीड लोगे यार। आपको एक मेंटली एक ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके अंदर हम जो बात करें वो एक दूसरे को समझें, एक विश्वास क्रिएट हो। सेकंड चीज, वो चीज जब उसको नहीं मिलती है कि यार मैं कोई भी बात करता हूँ इसको समझ में ही नहीं आता है, ये वो कहती है कि मैं इनके सामने कुछ भी रखूं ये अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू पे ले जाते हैं, ये मेरी बात ही नहीं समझते हैं। तो वहां चीज की क्या कमी आई? आपका कम्युनिकेशन। आप उसको ये सोचते हैं यार ये तो भगवान ही तो इनको समझना चाहिए। अरे वो भगवान नहीं है। आप उसको एक्सप्लेन करो, जिस तरह से करना चाहते हो करो, सॉफ्टली करो, प्यार से करो, उसको टाइम दो। आप मेरी बात सुनिए ना प्लीज, मैं ये कहना चाहती हूँ। आप लाउड हो जाएंगे, है ना, तो आप 1 गुना होंगे, वो 4 गुना होके दिखा देगा या दिखा देगी, जो भी है। इसी से वो बात वहीं की वहीं इधर हो जाती है। हमने रिलेशनशिप पे बात किया, फैमिली कैसे मेंटेन करना है, कैसे क्या पति पत्नी को किस तरीके से रहना चाहिए, मायके से कितना कनेक्ट होना चाहिए। अब आगे हम बढ़ते हैं, इसमें हम थोड़ा सा ऐड करते हैं पेरेंटिंग का। आज के टाइम में पेरेंटिंग सबसे बड़ा मतलब एक तरीके से होता है कि लोग टफ टास्क हो गया कि आप 12 घंटे की जॉब तो कर सकते हो, लेकिन एक बच्चे को कैसे संभालना है वो बड़ा इशू होता है। आज के टाइम में जेनजी को किस तरीके से संभाल सकते हैं, कैसे उनको पेरेंटिंग कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है बहुत इजी है जेनजीज को समझना। जैसे बहुत, एक तो क्या है, जो 90s का टाइम था, जो उस पीरियड के जो लोग हैं, इवन हम लोग भी उसी के हैं। हम लोग फिर भी टिपिकल हुआ करते थे। आजकल जो
जेंजीज हैं वो इतना टिपिकल नहीं है, वो एकदम सॉर्टेड है, फोकस्ड है वो लाइफ में। पर वो मना कर देते हैं सामने से कि कुछ भी बोलो, वो मना कर देते हैं। तो आप इसको इस वे में लीजिए कि जब आप उस एज पर थे, क्या आपको अपने पेरेंट्स की हर बात अच्छी लगती थी? नहीं। आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते थे? काश हमारे पेरेंट्स इस तरह बोलते तो हम मान जाते। आप भी तो उस समय बच्चे थे, तो आप सोचते थे अगर मम्मा ने ऐसे कुछ बोला होता तो मैं ऐसे कर लेती, इन्होंने इस तरह बोला है तो मैं नहीं करूंगी। आप सबसे बढ़िया जो एक इसका प्रोसेस है समझने का उन जेंजीज को, आप अपने आप को उनकी जगह पे रख लीजिए कि आप क्या उस समय एक्सपेक्ट करते थे अपने बड़ों से। जब आप वो सोच लेंगे ना, तो आपको इजी हो जाएगा उनको हैंडल करना। और जेंजीज जो होते हैं टिपिकल नहीं है वो इतने मतलब इजी है उनको समझना, उनकी जो विचार हैं इतने, हम लोग तो फिर भी कॉम्प्लिकेटेड कर देते थे लाइफ को। ऐसे बोलते हैं, हम इस तरह से बोलते हैं, हमें लाइफ में ऐसे करना चाहिए तो ऐसे होगा। आजकल बच्चे ऐसे नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं कि सिंपल आपको कोई भी प्रॉब्लम दो, सॉल्यूशन निकाल के ऐसे कर लो ना, क्या दिक्कत है? क्योंकि उनके अंदर एक तो डर नहीं है, कौन कौन क्या कहेगा, वो चीज नहीं है। हम लोग के टाइम में बहुत होती थी, तो हमें बहुत कुछ एक क्राइटेरिया फिक्स होते थे हमारे। अब नहीं है ऐसा कुछ। बच्चे जो हैं आपको सॉल्यूशन बता देते हैं इंस्टेंट, आप ऐसे कर लो हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है? जी, आपकी लाइफ को इजी कर रहे हैं बेसिकली। पॉइंट मतलब कहीं ना कहीं उनकी जो थिंकिंग ऑफ पावर है बहुत स्ट्रांग है। आप ये सोच के ना चलिए कि वो बच्चे हैं, क्या ही जानेंगे। बच्चे हैं। और सेकंड चीज, आपको जो उनका बिहेवियर ऐसा लग रहा है ना, रूड है, थोड़ा सा रफ है, वो जो रूडनेस है वो यही है कि उनका भी एक माइंड सेट हो चुका है कि हमारे पेरेंट्स तो हमको समझते ही नहीं है। आप एक बार उनको समझने लग जाइए ना, आप उनके हिसाब से उनकी एडवाइस लीजिए। वही बात आ गई एडवाइस। आप उनको अपने साथ रखिए, शॉपिंग में जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, या घर में कुछ आपका हो रहा है, आप उनसे एक बार राय लीजिए। बेटा थोड़ा बताना, अगर ऐसा हो रहा है तुम्हारी क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, हमें क्या करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। उनको भी लगेगा कि हमारी जो व्यूज हैं, हमारी ओपिनियन है, उनकी कोई वैल्यू है। सेकंड चीज, उनके ऊपर हम जैसे आजकल क्या है, पेरेंट्स बच्चों को हाथों पे रखते हैं एकदम, कोई प्रॉब्लम ना है, हमने प्रॉब्लम फेस करी, हमें बच्चे ना करें। वो कहीं ना कहीं लोग, मैं संघर्ष जो किया वो हमारे बच्चों को आने नहीं दूंगा। या पॉसिबल है इससे? क्या वो बन पाएंगे? नहीं। आप उनको ठीक है सोर्सेज दीजिए, आप अच्छे कमा रहे हैं, आप उनको सारी फैसिलिटीज दीजिए, बट आप उनको साइड ये भी बताते रहिए, बेटा अगर कल को ये इतना हुआ अपने पास तो मैनेज करना है तुमको, उसकी भी हैबिट डालो। कहीं ना कहीं जो आप अभी आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन कल को हमेशा एक टाइम नहीं रहता। एग्जैक्टली। आप अभाव में भी जीना आप सीखना है। दूसरा आपका क्या है कि ये नहीं होना चाहिए कि मैं तो इसके बिना रह ही नहीं पाऊंगा। एडिक्टेड। जैसे मैंने देखा है कि गांव अभी तो मतलब अब तो हर जगह है, जैसे एसी का मतलब आप एयर कंडीशनर रूम चाहिए। अब जहां लाइट कटी या फिर जहां फैन का अगर आया कि फैन ही चल सकता, लोग सरवाइव करना, अरे मुझे तो बहुत गर्मी लग रही, बहुत गर्मी लग रही। पहले गांव में होता था कि लोग चारपाई पे बाहर ऐसे ही जो नेचुरल हवा होती थी उन पे वो करते। आज के टाइम में एसी में बच्चा चाहिए, अरे वो तो उसको बहुत मतलब गाड़ी में निकलेगा एसी, फिर घर में रहेगा एसी, स्कूल में जाए एसी। कहीं ना कहीं ये चीजें फिर अगर बाहर नहीं मिले, आज के टाइम में गवर्नमेंट सेक्टर में जो आईआईटी है, एनआईटी है, जो भी गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, हर जगह एसी नहीं है। सरकारी स्कूलों में एसी नहीं है। थोड़ा सा उसकी हैबिट भी करो। और सेकंड चीज, उनको उसका अभाव में रहना भी सिखाओ। दूसरा ये नहीं कि बेटा आज नहीं है, थोड़ा काम चला लो। और उससे आजकल पेरेंट्स को क्या होता है, बच्चों के हाथ में मोबाइल पसंद नहीं है। क्या ये पॉसिबल है कि बच्चे मोबाइल ना लें? बहुत मुश्किल है। आपकी सारी दुनिया मोबाइल है आजकल। जब बड़ों की है तो बच्चों की नहीं होगी। एकदम एकदम। दूसरी चीज, बच्चों को मोबाइल के बेनिफिट्स और जो भी उसके नुकसान है वो आपसे ज्यादा पता है। ये आपको माइंड सेट करना पड़ेगा। आपको ये क्यों लगता है कि आप ही उनको बताएंगे बेटा ज्यादा मोबाइल लोगे आई साइड वीक हो जाएंगी, तुम बिगड़ जाओगे, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। ये सब उनको आपसे ज्यादा पता है। आप उनको ये बताएं बेटा मोबाइल जो है वो
फायदे की चीज भी है। इसमें देखो लाइफ कितनी सॉर्टेड हो जाती है, सब काम कितना इजी हो जाता है। और तुम क्या देख रहे हो, ये एक तरीके हैं बच्चों को डील करने के। अच्छा तुम देख रहे हो बेटा, मुझे बताओ क्या देख रहे हो, कुछ अच्छा हो तो मुझे भी थोड़ा सा बताओ ना। मतलब तो ये जो एक रिलेशन है ना पेरेंटिंग का, मतलब बच्चे का और अपने पेरेंट्स का, ये होने से क्या है, बच्चा वो फील ही नहीं करेगा। नहीं तो उसको लगेगा जब देखो मोबाइल लेता हूँ मेरे ऊपर ये इनका वो रहता मतलब कहीं ना कहीं कि नजर पैनी नजर बना के रखा है। हाँ ठीक है, उसको हर चीज बताओ जो भी आपके उसमें है। ओपन माइंडेड रहो अपने बच्चों के साथ में कि उसके फायदे नुकसान बताओ, पर उनको ऐसे नहीं कि तुम मैंने जो बोला है वही तुमको करना है। वो जोकर नहीं है, माइंड है उनके पास और आपसे ज्यादा अच्छा माइंड है। हाँ ठीक है, एक्सपीरियंस आपके पास होगा, बट आप ये नहीं कह सकते कि उनके पास माइंड नहीं है। वो बहुत अच्छे, और आज की जो जेनजीज है बहुत स्मार्ट है, सब कर लेगी वो। जिंजी पे ही थोड़ा सा मैं एक और भी सवाल है, जिंजी पे ही कॉर्पोरेट जॉब, नौकरी, ये सब जिंजी भी अब स्टार्ट कर दिया है। मैनेजर इनको टैकल नहीं कर पाते हैं कहीं ना कहीं। अगर उनको कुछ बोलो, वो इन्वायरमेंट दिया कि ये काम करना है, हाँ तो वो तो कह दे मैं तो नहीं करूंगा, रिजाइन दे दूंगा। हर बात पे उनके पास रिजाइन रहता है। इसको किस तरीके से जेनजी को क्या आप एडवाइस देंगे कि कैसे तो मेंटेन करना है? हाँ ये थोड़ा सा ना ठीक है, हम उस टाइम के हैं कि हमने पहले बिफोर मोबाइल भी देखा है और आफ्टर भी देखा है। जेनजीज को ये एडवाइस है कि आप लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, आपका माइंड इतना शार्प है, थोड़ा सा अगर उसमें एटिकेट्स इन्वॉल्व कर दें। और एटिकेट्स ये होता है, थोड़ा आप ये समझें आपके अंदर माइंड है, उसमें कोई डाउट नहीं है, सबको पता है आप बहुत स्मार्ट हैं। अगर आप उसमें एटिकेट्स का थोड़ा सा मसाला डाल दें तो क्या होता है, बड़ों को भी थोड़ा सा ही लगता है, और जो एल्डर्स होते हैं जो काफी लाइफ जी चुके हैं उनके अंदर ये नहीं आता है कि हमारी तो कोई सुनवाई नहीं होती है। वो जो एक तालमेल है, अगर बड़ों को बिठाना है तो थोड़ा सा जेनजीज को भी बिठाना चाहिए। बड़े सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें रिस्पेक्ट दे दे, हम जो बोलें हम कहते हैं बेटा ऐसे क्यों कर रहे हो, हम तो करेंगे। अरे आप क्या, आप कभी बड़े नहीं होंगे, आपके भी बच्चे होंगे, है ना, आप भी क्या एक्सपेक्ट करोगे। अब वही चीज आती है। अब इसी चीज को आप ये भी बोल सकते हो, मम्मा पापा थोड़ी देर देख के ना फिर मैं खाना खा लूंगा या सो जाऊंगा, मैं अपनी पढ़ाई कर लूंगा, और आप भी देखो ना, देखो ये चीज, मतलब वॉट एवर, ये जो एक आपका कॉन्वर्सेशन होना चाहिए ना बच्चों का और आपके पेरेंट्स का, ये थोड़ा जेनजीज को भी समझना चाहिए। क्योंकि क्या है, बच्चे जो अब हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये ही आ रही है कि उनके अंदर एटिकेट्स नहीं है, वो कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। और वो इसीलिए हो रहा है कि उनका कम्युनिकेशन लोगों से खत्म हो गया है। मोबाइल क्या, कोई सवाल जवाब करता नहीं है, उसके साथ वो घंटों निकाल लेते हैं, और इंसान जवाब भी देगा सवाल भी करेगा, वो उनको भाता नहीं है। इससे क्या होता है, उनको आता ही नहीं कि हाउ टू कन्वर्सेट, जो भी अपना होना चाहिए कॉन्वर्सेशन, वो होना कितना अच्छा हो सकता है। माइंड है लेकिन उसको वो यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है तरीका बात करने का, ये बहुत देखने में आता है। तो इसलिए मैं आपको ये एक वो देना चाहती हूँ एडवाइस, प्लीज। मेरे जो जेनजी व्यूअर हैं उनके लिए एक कोई टिप्स ऐसा हो, मैं बस ये लर्निंग लेसन है। हाँ ये लेसन अगर आप ले लेंगे ना, कि बड़े जो हैं, बड़े हों छोटे हों या कोई भी, अगर आपको किसी भी चीज के लिए कोई भी गाइड कर रहा है, थोड़ा सा एक बार उनको सुन लें। क्योंकि क्या होता है, जब समय निकल जाता है ना, इन्हीं चीजों के लिए हम तरसते हैं, यार कोई डांटने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, हमसे तो कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा बेटा कहाँ गए थे आप। तो थोड़ा सा ना आप इस पे अगर फोकस कर लें, क्योंकि इससे क्या है, आपका जो माइंड है उसका भी टेस्ट हो जाएगा, है ना। क्योंकि बड़ों को आपका दिमाग चाहिए, बड़ों को आपसे दिमाग लेना चाहिए कि आप नए नए आइडियाज बड़ों को देंगे तो उनकी लाइफ कितनी इजी हो जाएगी। आप अपने दादा दादी, अपने मम्मा पापा, जो भी रिलेटिव हैं, उनको आप नई नई चीज सिखाएंगे तो उनकी लाइफ कितनी इजी हो जाती है। उसी तरह से आपको उनसे थोड़े संस्कार, थोड़ा संयम, धैर्य, सॉफ्ट, वो चीज आपको लेनी चाहिए उनसे। अगर ये मैच अगर आपका बैठ गया ना, तो आप एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हो।
उनको ये मत सोचिए कि ये तो कुछ जानते ही नहीं है, नहीं, उनका एक्सपीरियंस आपके बहुत काम आएगा। फिर देखिए आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। तो थोड़ा सा मेरी एडवाइस है कि आप थोड़ा सा अपने आप को काम रखिए और अपनी मेंटल फिटनेस पे, आप जिम में जाते हैं, आप वहाँ फिजिकल वर्कआउट करते हैं, फिजिकली तो आप बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, क्या आने वाले टाइम में आपकी फिजिकल ही इम्पोर्टेंट है? क्या फिट रहे हैं उतने? मेंटल इम्पोर्टेंस बिल्कुल जीरो है। मेंटल हेल्थ सबसे पहले इम्पोर्टेंस रखती है। ऑब्वियसली अगर और वो मेंटल हेल्थ चीज नहीं कहाँ है से तो आएगी? फिजिकल आपका वो आप घर में, आप उन बड़ों को, आपके जो भी हैं, सिस्टर्स हैं, छोटी भाई बहन, सबसे थोड़ा थोड़ा बात करिए, उनसे अपने शेयर करिए, आप काफी हल्का फील करेंगे। आपको बाहर जाके किसी थेरेपिस्ट से मिलने की जरूरत नहीं है, आपका कामनेस आपको घर में ही मिल जाएगी। तो वही है मेरा कि थोड़ा सा अपना दिमाग शांत रखिए और थोड़ा अपनों की सुन लिया करिए, वो आपके भले के लिए ही कहेंगे। जो पेरेंट्स आजकल के हैं उनके ख्याल जैसे होता है कि मैं अपने पिताजी के लिए हर चीजें किया जो उन्होंने कहा वो किया, वो भी आज के टाइम में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसा हमने किया वही चीजें चली है। तो ये पिछला रिकॉर्ड वो कैसे हमेशा वही मेंटेन रहे, या कहीं ना कहीं मैं भी जानता हूं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, कहीं ना कहीं पहले कुछ अलग था अब अलग है। तो आप आज के पेरेंट्स को किस तरीके का एडवाइस देना चाहते हैं कि उनको कैसे बच्चों के साथ ट्रीट करना चाहिए? हम लोग के जो पेरेंट्स थे, हमने उनके लिए किया, उस समय में वो जो किया वो सुटेबल था, जो कर सकते थे वो किया। अब जो बच्चे हैं उनके लिए हमें उतने रिसोर्सेज नहीं मिले थे जो हम आजकल अपने बच्चों को दे रहे हैं। आजकल बच्चों पे, और मेरा ही मानना है बच्चे करते हैं, ऐसा नहीं है। अब जो बच्चे आ रहे हैं वो पेरेंट्स के लिए करते हैं, करना चाहते हैं और वो करेंगे भी। ऐसा नहीं कि वो उनके अंदर अपने पेरेंट्स के लिए कोई भाव ही नहीं है, कि उनके अंदर कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, लेकिन उनका अपना एक तरीका है, वो चेंज हो चुका है। हम लोग अपने पेरेंट्स के पास घंटों बैठ के बात करा करते थे, अपने पूरे दिन का शेड्यूल उनको बताया करते थे। आजकल बच्चों पे उतना टाइम नहीं है, और वो टाइम नहीं है वो हम भी समझ रहे हैं, हम देख रहे हैं उनकी लाइफ कितनी ज्यादा उसमें बिजी चलती है। लेकिन कोई ये कहे कि अब जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स का नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका तरीका अलग होगा। आजकल के बच्चे उतना टाइम पेरेंट्स को नहीं दे पाते कि वो बैठें और पूरे दिन का अपना बताएं और उनका पूछें। हाँ, ये है कि अगर उनको कोई फिजिकल प्रॉब्लम होती है तुरंत वो एक डॉक्टर हायर कर देते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ या ले चलती हूँ, या घर में उनको बुला लेते हैं। वो चेंज हो चुका है, ये वो टाइम उनको दे रहे हैं। सेकंड चीज, आपको जिस चीज की जरूरत है, कोई फैसिलिटी घर में है, मैं तुरंत अवेलेबल करा देता हूँ आपके लिए, वो इस तरह की उनके लिए करते हैं। तो ये जो मानसिकता है कि यार हमने अपने पेरेंट्स के लिए बहुत किया लेकिन हमारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, नहीं, आप जो बोलेंगे ना वो ही यूनिवर्स आपको लौटाएगा। आप अच्छा बोलिए ना जी। और आपको क्या अपनी परवरिश पे भरोसा नहीं है? आप जो संस्कार, जो अपब्रिंगिंग उनको दे रहे हैं, आपको इतना भी नहीं है उन पर विश्वास कि वो आपको देंगे। मेरा ये मानना है यूनिवर्स आपको वही लौटाता है। आप अच्छा सोचिए, अच्छा डिलीवर करिए, बच्चे आपको तुरंत वो देंगे। और थोड़ा सा अपने बच्चों पे ट्रस्ट करिए, ऐसा नहीं है। आज का पॉडकास्ट हमारा रिलेशनशिप, फैमिली, जेनजी, इन सब पे हमें काफी अच्छे से, काफी तरीके से समझाया है मैम ने, और काफी हमारे दर्शकों के लिए ये पॉडकास्ट अच्छे जाने वाले हैं। और आप हमारे पॉडकास्ट को जरूर देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे रिलेशन को रखना चाहिए, कैसे फैमिली में ट्रीट करना चाहिए, कैसे हस्बैंड वाइफ को रहना चाहिए एक दूसरे के साथ, कैसे अपने बच्चों की परवरिश करना चाहिए। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, आप अपने सवाल, हमारे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप सवाल करिए, मैम इसका आपको जवाब भी देंगे। मैम के डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देंगे, जिससे आप उनको कांटेक्ट करके अपने जो भी गाइडेंस हो, करियर काउंसलिंग हो, आप जरूर कर सकते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं दोबारा हम मिलेंगे, और इस पॉडकास्ट को पार्ट 2 में हम जरूर डिवाइड करेंगे और भी चीजें हम जानेंगे। जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए एक लास्ट मैसेज जो आपके तरफ से, कि उनके लिए एक वैल्यूबल वो हो। लास्ट में मैं बस यही कहना चाहती हूँ, लाइफ इतनी ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत बहुत अच्छी लाइफ दी है भगवान ने।
जो भी आपको दिया है उसको ये उसका एक गिफ्ट मानिए, और हम जो जिस जैसे भी लायक होते हैं ना, उतना ही हमको मिलता है। दूसरा, उसका ग्रैटिट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, और इतनी वैल्यूबल लाइफ है, उसको आप अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ एक अच्छा पॉजिटिव वाइब्स बना के चलिए। स्पेशली लेडीज़, आप लोग संयम, धैर्य, सहन शक्ति की मिसाल हैं, आप बहुत बढ़िया हैं। आपको लेडी का जन्म मिला है, ये एक आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को बताने की। उससे आप चाहेंगी ना, सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ सोच का फ़र्क होता है। सोच को अगर आप चेंज कर लेंगी ना, तो आपको हर प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही नहीं लगेगी, सॉल्यूशन साथ लेके आएगी वो। तो मेरी एडवाइस है। और दूसरी, अगर आपको कभी भी लाइफ में किसी भी वे में मेरी ज़रूरत, मेरे विचारों की ज़रूरत पड़े, प्लीज़ आप ज़रूर आइए और मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, जैसा आपको सूट करे। टोटली अप टू यू। बट अपने आप को थोड़ा सा पहचानिए और लाइफ को एंजॉय करिए।